तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्र गौड़ नोएडा भारत से और दो मैकेनिकर के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये चूँकि एपिसोड है Q&A में मैं 10 क्वेश्चन लूँगा। 10 क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। आपको कोई भी एक क्वेश्चन पसंद है तो उसी क्वेश्चन पे क्लिक करके उस क्वेश्चन को देख के बाकी स्किप कर सकते हैं। यदि सारे क्वेश्चन देखना है तो कंटिन्यू कीजिए। लेते हैं पहला क्वेश्चन जो विकास चौहान जी हैं, 6 घंटा पहले इन्होंने क्वेश्चन किया है। कैटलिक कन्वर्टर निकालने से क्या असर पड़ता है मुकेश भाई? देखिए, कैटलिक कन्वर्टर चूँकि लगा इसलिए होता है ताकि नॉक्स को कम कर सके। जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो एग्जॉस्ट सिस्टम है उसमें बहुत सारा हार्मफुल गैसेज निकलता है बाहर, हमारे शरीर को, ह्यूमन को, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। तो सरकार इसी पे फोकस कर रही है कि कम नॉक्स निकले, तो इसके लिए सारी कंपनियां कैटलिक कन्वर्टर देती हैं। कैटलिक कन्वर्टर एग्जॉस्ट गैस से निकलने वाले जो भी हार्मफुल नुकसानदायक गैस है उसको कन्वर्ट कर देता है और जो एग्जॉस्ट निकलते हैं बाहर उसमें कम मात्रा में नुकसानदायक गैसेज रहती हैं। यानी कि उसके पास होने से वो जल जाता है, ख़राब हो जाता है वो गैस, या चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम उसको कैटलिक कन्वर्टर बोलते हैं कि हमारा जो भी हार्मफुल गैस है वो कैटलिक कन्वर्टर से पास होते ही वो बदल जाता है, तो वो ज़्यादा ख़राब नहीं रहता है। अब क्या होता है कि मैकेनिक लोग तोड़ देते हैं, इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि उसमें पिकअप का प्रॉब्लम हो जाता है गाड़ी में, और कई सारे टेक्नीशियन भाई को ऐसा लगता है कि वो चोक हो गया, तो उसके लिए वो तोड़ के निकाल देते हैं। तो तोड़ के मत निकालिएगा, उसका सफाई का प्रोसेस हो जाता है साफ, तेल से और पानी से हो जाता है साफ। तोड़ के मत निकालिएगा। तोड़ने से नुकसान क्या है? तोड़ने से 2 नुकसान है बड़े। एक पहला जो नुकसान है वो आपका माइलेज गिरा देगा 3%, 2 से 3% माइलेज गिरा देगा कैटलिक कन्वर्टर। क्योंकि एग्जॉस्ट गैस जब निकलता है तो कैटलिक कन्वर्टर के पास में आकर थोड़ा सा स्टे करता है और तब पास आउट होता है। वहाँ एक सेंसर लगा हुआ होता है, O2 सेंसर। जैसे ही गैस आती है O2 सेंसर डिटेक्ट कर लेता है कि कितना ऑक्सीजन आ रहा है, कितना ऑनबर्न गैस आ रही है, तो वो सारा सिग्नल ECU को भेजता है। ECU अपने हिसाब से इमिशन को अच्छा करता है। अब क्या हुआ, जब तोड़ दिए तो धुआं डायरेक्ट हो गया। अब O2 सेंसर डिटेक्ट ही नहीं कर पाता क्योंकि धुआं इतनी तेज़ी से पास आउट हो जाता है वहाँ से कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ECM बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल की डिलीवरी को बढ़ा देता है और हमारी गाड़ी का 2 से 3% माइलेज गिर जाता है। पहला बड़ा नुकसान कैटलिक कन्वर्टर से माइलेज का होता है। दूसरा चीज़ कि इंजन का जो साउंड है वो चेंज हो जाता है, सरसराहट आ जाती है इंजन के अंदर, एक इरिटेटिंग साउंड आ जाता है। जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो सरसराहट आ जाएगा। साइलेंसर कई बार देखे होंगे कहीं से क्रैक हो जाता है, फट जाता है, तो भड़बड़ करने लगता है, तो वो कितना बुरा लगता है। मिट्टी तोड़ देते हैं तो सेम टू सेम भड़बड़ाता तो नहीं है, लेकिन सरसर का एक अजब सरसराहट आ जाती है, बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कोई बेयरिंग ख़राब हो गया। तो कैटलिक कन्वर्टर तोड़ने से इंजन में साउंड बन जाते हैं और वो साउंड इतना बुरा होता है कि मतलब दिल करता नहीं है, मेरे को तो करता ही नहीं है दिल यार उसको फिर सुनने का, इतना बुरा साउंड हो जाता है। बहुत सारा गाड़ी वाले लेके जाते हैं सर्विस कराने, और बहुत सारे मैकेनिक जब तोड़ देते हैं और पहला जब स्टार्ट करते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है साउंड सुन के। वो कई बार तो कई कस्टमर गाड़ी छोड़ देते, कितने आए, बोले यार मैं मैकेनिक के पास ही गाड़ी छोड़ दिया, भाई करके दो। एक ने 15,000 का भी, कल ही की बात है, परसों की बात है, डाल के दिया किसी मैकेनिक ने, उनने तोड़ दिया था गलती से, उसके चेले ने, तो साउंड बिगड़ जाता है। 2 बड़े कारण हैं। मैं सब मैकेनिक से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कभी भी कैटलिक कन्वर्टर को ना तोड़ें, उसका क्लीन करें। सर आप लोग तोड़ देंगे तो गाड़ी के अंदर नुकसान आ जाएगा। आप सोचो ना, 25,000 का 15,000 का आइटम कंपनी क्यों लगाती है? फ्री फंड का तो लगाती नहीं होगी, और 15,000 लगाना कंपनी के लिए, एक पेच भी नहीं लगाती है कंपनी जल्दी से फ्री फंड का, तो 15,000 का आइटम क्यों देगी? तो कभी भी नहीं तोड़ें, इससे बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। 2 लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो सक्षाम जी हैं, ये 18 घंटे पहले कमेंट किया है इन्होंने। मेरा ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करते ही तुरंत एक्सेलरेट कर देता है, मैंने मना किया फिर भी उसकी आदत ख़राब है, तो ये चीज़ें इंजन पर असर करेगी? मेरी पेट्रोल गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर ZXi, बहुत ज़्यादा असर करेगी। अभी एक कैस्ट्रोल का सर्वे आया था, उसमें कैस्ट्रोल ने बताया था कि पहले जो स्टार्टिंग हम गाड़ी को करते हैं तो उसमें 75% घिसाव होता है इंजनों को, पहले स्टार्टिंग के 10 सेकेंड तक 75% घिसाव होता है।
तो सोचो, अब कोई भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ऑयल को सारे पार्ट में घुलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, 40 सेकेंड कम से कम चाहिए, 40-50 सेकेंड। अब तुरंत स्टार्ट करते हैं, ऑयल अभी ऊपर पहुंचा भी नहीं तब तक एक्सीलरेट मार देते हैं, तो उससे क्या होता है, घर्षण तेज़ी से होता है और इंजन के अंदर घिसाव ज़्यादा होते हैं। वही इंजन बहुत ज़्यादा नॉइजी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा साउंड करने लगते हैं, कहते हैं ना मोटा साउंड हो गया। कारण वही है, स्टार्ट करते तुरंत एक्सीलरेटर देंगे, मोटा साउंड हो जाएगा इंजन का बहुत जल्दी। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। 2 मिनट का वेट कीजिए मेरे तरफ से। हम इंजनों के आशिक हैं, मोहब्बत करते हैं इंजनों से। हमें ये सब चीज़ें जो ना कोई ऐसा करता है ना तो बड़ा बुरा लगता है। देखता हूँ बहुत सारे लोगों का आदत बना हुआ होता है, वो पहले की गाड़ियाँ समझते थे कि हम एक्सीलरेट कर करके गर्म करेंगे। पहले भाई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, इतना एडवांस हो गया है कि इंजन स्टार्ट करोगे ना तो इंजन खुद आरपीएम को 300 एक्स्ट्रा कर देता है ताकि आपकी गाड़ी बंद ना हो। वो खुद आरपीएम को 300 एक्स्ट्रा करेगा बस, ताकि आपकी गाड़ी बंद ना हो। और मात्र 10 से 15 सेकंड में वो आरपीएम सेट हो जाएगा, 800 पे आ जाएगा, यानी 1200 जाता है। और आप उसी कंडीशन में फुल भर भर के रेस देंगे तो वेयर एंड टियर ज़्यादा होंगे, घिसाव ज़्यादा होगी। तो ये आदत यदि है उनके अंदर तो उन्हें समझाइए कि इसको बदल देंगे, वरना इंजन आप जल्दी खुलवा लोगे। मैं ये चीज़ को बता रहा हूँ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि लोंगिया जी हैं, एक दिन पहले इन्होंने कमेंट किया, राम राम जी, राम राम सर, इंटरकूलर में ऑयल क्यों आता है? देखिए, इंटरकूलर में ऑयल आने के कारण है, पता है क्या है? इंटरकूलर में ऑयल आता ही आता है। 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम आ रहा है, हेल्थ ओके है इंटरकूलर का, इंजन का पूरा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 200 ग्राम से ज़्यादा आ रहा है, यानी 5000 किलोमीटर आपने गाड़ी चलाई और रेडिएटर में आधा लीटर ऑयल आ गया, तो वो ऑयल टर्बो से आता है। टर्बो की जो टरबाइन है, उस टरबाइन को सपोर्ट के लिए, उसको स्मूथ चलाने के लिए टरबाइन को एक पीतल का बुश लगाया जाता है। और टर्बो की जो टरबाइन की स्पीड रहती है वो 1.5 से 2 लाख आरपीएम पे काम करता है वो। अब सोचो कितना ज़्यादा आरपीएम है, तो उसके लिए ऑयल का प्रेशर भी चाहिए तगड़ा, ताकि वो बुश खराब ना हो। तो इंजन का प्रेशर, ऑयल प्रेशर एक कनेक्शन टर्बो को दे दी जाती है, ताकि इतनी हाई स्पीड से आरपीएम से घूम रहा है वो टरबाइन, तो उसको लुब्रिकेट करता रहे। अब क्या होता है कि जो टरबाइन के बुश हैं वो कई बार कट जाते हैं, और जब कट जाएंगे तो वही इंटरकूलर में ऑयल फेंकने लगेगा टरबाइन से, क्योंकि ऑयल का प्रेशर, इंजन का प्रेशर आ रहा है, ऑयल का प्रेशर, और वो टरबाइन के बुश के थ्रू इंटरकूलर में चला जाएगा। तो यानी 200 ग्राम से यदि ज़्यादा है ऑयल जा रहा है तो आपका टर्बो का प्रॉब्लम है, टर्बो चेंज। यदि 200 ग्राम से कम है तो टर्बो चेंज मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं यार ऑयल है तो टर्बो चेंज, नहीं, 200 ग्राम है, टर्बो बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और वो ऑयल टर्बो के टरबाइन के बुश से आता है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है परम सिंह जी हैं, 22 घंटे पहले इन्होंने कमेंट किया है, अगर गाड़ी 80 की स्पीड ही चलानी होती है तो कंपनी वाले इतनी स्पीड की गाड़ी क्यों बनाते हैं, ये तो बताएं। ये जो आपने देखे होंगे रोडों के ऊपर एक पैदल पार पथ बना हुआ होता है, या फिर हम एक फ्लाईओवर देखे होंगे, फ्लाईओवर बना हुआ होता है। तो फ्लाईओवर पे 2 गाड़ी एक साथ निकल सकती है। तो मान के चलिए कि 40 गाड़ी उस फ्लाईओवर पे खड़े कर सकते हैं बस। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है, कंपनी इंजीनियर है, वो कितना गाड़ी सोच के बनाते हैं? 200 गाड़ी सोच के बनाते हैं कि 200 गाड़ी का लोड भी आ जाए पुल पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि 200 गाड़ी का लोड के सोच के बनाते हैं तब 40 गाड़ी पे कोई असर नहीं पड़ता है। यदि वो 40 गाड़ी को सोच के बनाए तो पुल टूट जाएगा भाई। इसलिए ज़्यादा सोच के बनाते हैं तो कम चलेगा तो लोड कम आएगा। इंजन पे स्पीड 200 देते हैं इसी मारे कि आप 80 पे चलोगे तो इंजन की लॉन्ग लाइफ अच्छी होगी, इंजन पे लोड कम जाएगा। और यदि आपकी गाड़ी का स्पीड ही 80 हो तो सोचो आप 80 पे चलाओगे तो वियर इंटीरियर कितना होगा, इंजन का तो नाश कर लोगे आप जल्दी। तो 80 की स्पीड है यदि गाड़ी की तो आपको चलना पड़ेगा 30 पे, 20 पे, 25 पे। और यदि गाड़ी की स्पीड 200 है तब 80 पे चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए, लोड कम करेंगे तो लॉन्ग लाइफ ज़्यादा रहेगा। नई गाड़ी लेते हैं, तीसरे दिन इंजन फेल हो जाएगा तो आप ही कहोगे कंपनी ख़राब है। इसलिए कंपनी ज़्यादा लिमिट देती है और चलना कम होता है, ताकि इंजन पे जो लोड है वो कम रहे, जिसकी वजह से लॉन्ग लाइफ ज़्यादा हो। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सुभाष कुमार जी हैं, 19 घंटे पहले इन्होंने कमेंट किया है, ECM रिपेयर होता है क्या? ECM रिपेयर बिल्कुल होता है और रिपेयर करवाना भी चाहिए। यदि ECM बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बोले तो 20,000 से ऊपर है,
30,000, 40,000, 35,000 ECM है तो रिपेयर करा लेना चाहिए। यदि आपका ECM का रेट 8,000 है, 10,000 है, 12,000 है तो इस ECM को रिपेयर नहीं कराना चाहिए, इसको चेंज कर देना चाहिए। देखिए रिपेयरिंग होता है, चेंज नया जो होता है वो नया होता है। रिपेयरिंग का लॉन्ग लाइफ इतना ज़्यादा नहीं होता है। रिपेयरिंग एक आइटम को करेंगे तो दूसरा आइटम ख़राब होने लगता है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कॉस्टली है तब रिपेयरिंग का ऑप्शन ठीक है। यदि सस्ता है 10,000 के अप्रोक्स 10,000 का रेट है तो उसको रिपेयरिंग करा लेना चाहिए, उसे चेंज कर देना चाहिए, रिपेयरिंग में नहीं जाना चाहिए। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि खिलजी वसीम भाई हैं, 19 घंटे पहले उन्होंने कमेंट किया है। मुकेश भाई, कुछ मैकेनिक भाई फ्लाईव्हील बेयरिंग को निकाल के फेंक देते हैं, उससे नुकसान क्या होता है? तो मैं भाई नुकसान बता देता हूँ। जैसे ये देखो सापट है, ठीक है, सापट है, ये क्लच प्लेट यहाँ चलता है, गियर यहाँ से इधर है गियर, और ये फ्लाईव्हील है यहाँ। तो ये सापट को बैलेंस करने के लिए फ्लाईव्हील बेयरिंग यूज किया जाता है। जिसका सापट लंबा होगा उसमें फ्लाईव्हील बेयरिंग जरूर देगा, जिसका सापट छोटा होगा उसमें फ्लाईव्हील बेयरिंग नहीं देता है। अब यही मिस्त्री भाई के मन में डाउट रहता है कि किस गाड़ियों में तो रहता ही नहीं है तो हम क्यों इसको चेंज करें, निकाल कर फेंक देते हैं। अब ये बड़ा होने की वजह से, सापट बड़ा है उसकी वजह से क्लच प्लेट यहाँ चल रहा है, अब ये बेयरिंग निकाल के फेंक दिए तो सापट ऐसे चलेगा। ये देखो ज़्यादा प्ले आ जाएगी तो गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन आएगा, और ये जो टॉप गाड़ी की यहाँ बेयरिंग है ना, ये बेयरिंग टूटने का चांस हो जाएगा और बहुत जल्दी 5-7 हज़ार किलोमीटर पे टूट जाएगा। तो कभी भी फ्लाईव्हील की बेयरिंग को ख़राब है तो उसको चेंज करें। कितने का आता है? 100, 150, 200 रुपये का आता है। और ये टॉप गाड़ी का बेयरिंग टूट गया तो कितने का चेंज होता है? 10,000 का। तो 200 रुपये का लगाना ज़रूरी है कि नहीं? लेकिन कुछ मैकेनिक भाई को नहीं पता ये सब चीज़ें, कहते हैं यार कि बाकी में तो नहीं रहता तो हम इसको क्यों लगाएं, फेंक देते हैं। तो भाई जिसकी सापट की लंबाई ज़्यादा होगी उसमें फ्लाईव्हील बेयरिंग लगाना ही होगा, नहीं तो आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन और टॉप गाड़ी की बेयरिंग टूटने के चांस होंगे। ध्यान रखना, तुरंत ना टूटे लेकिन 10,000 5,000 किलोमीटर पे टूटेंगे ही टूटेंगे। अब बहुत सारा गाड़ी का टॉप गाड़ी का बेयरिंग में चेंज भी करता हूँ, कारण यही है। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पूछा है भाई ने, राम शर्मा जी हैं, 17 घंटे पहले इन्होंने कमेंट किया है। ये पिस्टन के बीच में गड्ढा क्यों होता है? डीजल गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी दोनों अलग अलग है। डीजल गाड़ी में गड्ढा रहता है, पेट्रोल गाड़ी में गड्ढा नहीं रहता पिस्टन में। तो देखिए डीजल हो या पेट्रोल, हर गाड़ी का कंबर्सन चैम्बर होता है, जहाँ की जो एयर कंप्रेस करके लेके आया और उसको कंबर्सन चैम्बर में इकट्ठा करे। तो चूंकि पेट्रोल गाड़ी का कंबर्सन चैम्बर हेड में होता है इसलिए देखे होंगे हेड के अंदर गड्ढा होता है। डीजल गाड़ी में कंबर्सन चैम्बर पिस्टन के अंदर होता है इसलिए पिस्टन में गड्ढा होता है। तो पेट्रोल गाड़ी में कंबर्सन चैम्बर हेड में है इसलिए उसका पिस्टन बराबर रहता है, और डीजल गाड़ी का हेड बराबर है तो उसका कंबर्सन चैम्बर किधर रहेगा? पिस्टन में रहेगा, इसलिए पिस्टन में गड्ढा करते हैं ताकि कोई भी कंप्रेस करके लेके आए तो कंप्रेशर को कहीं ना कहीं इकट्ठा करना है कि नहीं, तो वो पिस्टन के गोलाई में इकट्ठा करता है अंदर जो गड्ढा है, अब तब उसी में स्प्रे मारता है, भैर देनी मारता है, जो पावर एकदम एक्यूरेट। तो कहता है ना डीजल गाड़ी का तो भाई पावर बहुत ज़बरदस्त है, कारण यही है क्योंकि उनका कंप्रेशर रेशियो ज़्यादा होता है, कंबर्सन चैम्बर पिस्टन में दिया हुआ रहता है, एक सही स्टोक बन जाता है जिसकी वजह से अच्छे पिकअप आते हैं। उससे इनिशियल पिकअप तो पेट्रोल में ज़्यादा रहता है, लेकिन लॉन्ग टाइम पहाड़ पे चढ़ाई पे गाड़ी टोचन कर रहे हैं तो लोड दे रहे हैं तो उसमें डीजल गाड़ी का जो पावर आता है ना, वो कारण यही है। तो इसलिए गड्ढा होता है भाई, वो कंबर्सन चैम्बर है, वो गड्ढा नहीं है। पेट्रोल गाड़ी में हेड में, डीजल गाड़ी में पिस्टन में कंबर्सन चैम्बर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपम शर्मा जी हैं, 12 घंटे पहले इन्होंने कमेंट किया है, कोका कोला से क्या रेडिएटर साफ़ करना ठीक है? बिल्कुल भी नहीं ठीक है, कभी भी ऐसे ट्राई मत कीजिएगा कोका कोला से, क्योंकि कोका कोला के अंदर एक चिपचिपाहट होता है। कहीं आप टेबल पे फेंक दीजिए, कहीं फर्श पे फेंक दीजिए, अगले दिन देखिएगा चिपचिपाहट हो जाएगा, उसको साफ़ करना मुश्किल हो जाएगा। और आप गाड़ी के अंदर यूज कर रहे हैं उसको, तो रेडिएटर की पतली पतली लाइनें हैं जिससे कूलेंट बाईपास होता है, तो उस लाइनों में चिपक रह गया, या फिर वाटर जैकेट के पास में चिपक रह गया, या फिर कहीं भी डैशबोर्ड के अंदर जो हीटर कॉइल है उसके अंदर रह गया, तो आपकी गाड़ी का ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम आना तय है कुछ दिन बाद। तो पहली बात कि ऐसा कभी मत कीजिएगा कोका कोला से साफ़ करने के लिए, बिल्कुल। और आप फ्लश ले सकते हैं, रेडिएटर फ्लश आता है, उससे ही आप साफ़ कर सकते हैं, ना कि कोका कोला से साफ़ करें।
फ्लश रेडिएटर फ्लश स्पेशल आता है, उसके लिए उससे साफ़ कीजिए। हाँ, कोका कोला से मैं भी एक बार क्लीन करके देखूंगा, वो एक अलग मैटर है कि हम रिसर्च करेंगे, पर आपको करना नहीं। आप करेंगे तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, आपकी गाड़ी ओवरहीटिंग का सामना करना पड़ सकता है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवा हिंदुस्तानी है, 3 दिन पहले इन्होंने कमेंट किया है, क्या ऑयल फ्लश हर बार कर सकते हैं? देखिए, ऑयल फ्लश, लिक्विमोली इंजन फ्लश, 3M इंजन फ्लश, नुलोन इंजन फ्लश, ये इंजन फ्लश की कंपनियां हैं। बहुत सारी कंपनी है, एब्रो है, एब्रो भी है, एब्रो इंजन फ्लश है। अब क्या होता है, इनमें एक ऐसा केमिकल होता है, ये महंगे आते हैं, ये छोटा सा 200-250 ग्राम का इंजन फ्लश 400-500 रुपये का आएगा। ये क्या होता है, इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो अंदर काटते हैं, वो रस्ट को काटते हैं या फिर लेयर को काटते हैं। आधा लीटर जब हम इंजन ऑयल ड्रेन कर देते हैं तो आधा लीटर इंजन ऑयल इंजन के अंदर रह जाता है, और चूंकि उसमें मिक्स है इंजन फ्लश, तो एक तो वो पहली बात की इफेक्ट करेगा थोड़ा बहुत इंजनों पे, और बार बार हम इसको यूज कर रहे हैं बार बार, तो हर बार मात्रा उसकी रह ही रही है, तो क्रैंक के बेयरिंग को बहुत जल्दी काट देगा, क्रैंक में साउंड आ जाएगा पहले। दूसरी चीज़ कि हम इंजन फ्लश करते हैं तो 4 सर्विस बाद करते हैं, तो यानी कि एक सर्विस में छूटा भी है तो अगले सर्विस में वो हट जाएगा, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हम कंटिन्यू डालते जाएंगे तो क्रैंक के बेयरिंग साउंड होने के चांसेज हैं, तो इसलिए हर सर्विस में बिल्कुल भी इंजन फ्लश को नहीं करना चाहिए। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीके बोस जी 5 घंटे पहले इन्होंने कमेंट किया, भाई जी रवां इंजन करते हैं तो एसी ऑन करके करते हैं या फिर ऑफ़ करके? भाई एसी ऑन करके बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम इंजनों पे लोड नहीं देना चाहते। इंजन पे लोड देंगे तो फिर इंजन बहुत जल्दी धुआं उठाने के चांसेज होगा, तो इसलिए जो भी रवां करते हैं एसी ऑफ करके करते हैं, और एसी ऑन 500 किलोमीटर चलने के बाद करना चाहिए। पहली बात, इंजन का लॉन्ग लाइफ अच्छा हो जाता है, इंजन सेट हो जाता है, तो कभी भी एसी ऑन करें तो 200-400-500 किलोमीटर बाद ही एसी को ऑन करें, उससे पहले एसी बिल्कुल भी मत ऑन करें। तो एसी ऑन करके बिल्कुल भी नहीं रवां करें, कोई भी करता हो तो। और रवां भी डीजल गाड़ी है तो 8 घंटे, पेट्रोल गाड़ी है तो 6 घंटे। ये रहे कुछ क्वेश्चंस। आपको कैसा लगा Q&A? लाइक करके हमें बता सकते हैं कि आपको अच्छा लगा कि नहीं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर दीजिए। आपका ज़रूर कोई ना कोई लंगोटिया यार दोस्त होगा तो उसको ये शेयर भी कर सकते हैं, यदि आपको पसंद आया तो। यदि नहीं आया तो छोड़िए, परे को जाने दीजिए, वीडियो तो आते जाते रहेंगे। यदि आपको पसंद आया तो औरों को भी बताइए, शेयर कीजिए, ताकि हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।